हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया था कि कितने यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। यानी हमने बात किया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, बॉन्डी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे कि एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। यानी उसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन उसमें कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है। इस सभी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पहले चित्र की मदद से हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या होता है आपका ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये किसे कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी वह यूनिट सेल जिनके के सभी कोनों पर अणु, परमाणु और आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के एनालिसिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है आपका ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोग ने देखा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, वह यूनिट सेल जिनके सभी कोनों पर क्या होते हैं, अणु, परमाणु और आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो पहले तो हमारा ये तो डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन क्या हो गया कि ऐसा यूनिट सेल जिनके सभी केवल सभी कोनों पर अणु, परमाणु, आयन उपस्थित होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका एनालिसिस की तरफ, यानी एनालिसिस क्या होता है इसका। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एनालिसिस के बारे में इसके बात करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फिर से कि क्या होता है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, सभी केवल कोनों पर होते हैं अणु, परमाणु या आयन। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें हमारा सबसे पहला एनालिसिस होगा कि इसमें देखेंगे कि कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, यानी इसका पहला एनालिसिस है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कुल परमाणुओं की संख्या इसमें कितना आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुल परमाणुओं की संख्या कितना आता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो ये कोने के परमाणु होते हैं, ये जो कोना का परमाणु होता है वो कितने भाग शेयर करता है स्टूडेंट, 1/8 पार्ट। कितना स्टूडेंट, 1/8 पार्ट। जो कोने के परमाणु होते हैं वो 1/8 पार्ट शेयर करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम जानते हैं इसके पास कितने कोने हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने स्टूडेंट, 8 कोना है। अर्थात जब इसके पास 8 कोना है तो क्या होगा कि सभी कोना 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है। तो 8 कोना जो है, यानी और 8 कॉर्नर है, तो जब हम लोग देखेंगे 8 कॉर्नर के लिए निकालेंगे 1/8 होगा, ये कट जाएगा, यानी हमारा आएगा क्या, 1 एटम्स। क्या आएंगे, 1 एटम। ठीक, यानी हमारा जो टोटल एटम्स आता है इसमें, तो कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना, 1। कितना आता है स्टूडेंट, 1। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है, 1। कैसे आता है, क्योंकि सभी कोने के परमाणु 1/8 पार्ट शेयर करते हैं। ठीक, अर्थात जो 8 कोना है तो उसको 1/8 1/8 1/8 ऐसे हम लोग 8 बार जब जोड़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। टोटल हमारा आइटम्स कितना आएगा, 1। अर्थात हमको ये पता चल गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है कितना होता है, 1। तो हम लोगों ने पहला एनालिसिस के बारे में बात कर लिया। ठीक, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अगला एनालिसिस के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका अगला एनालिसिस क्या है। तो अगला एनालिसिस आपका क्या बनेगा, तो देखते हैं हमारा जो सेकेंड एनालिसिस है। सेकेंड एनालिसिस आपका है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या स्टूडेंट, पैकिंग फ्रैक्शन के पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एज लेंथ, यानी एज लेंथ ए और रेडियस आर के बीच संबंध देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं दूसरा एनालिसिस देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब देखिए स्टूडेंट, ए अभी इधर क्या है, ए देखिए स्टूडेंट आपका ए इज इक्वल टू आपका एज लेंथ है।
एज लेंथ। एज लेंथ मतलब होता है कोर की लंबाई। क्या होता है स्टूडेंट? कोर की लंबाई। ठीक, और जो आपका आर है रेडियस ऑफ एटम है। क्या है स्टूडेंट? रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम्स यानी ये जो क्या है आपका जो कोने का है, ये जो कोने का जो पूरा ये कोर की लंबाई होगा। इस कोना से इस कोना का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? कोर की लंबाई, यानी क्या होगा? ए का मान। क्या होगा स्टूडेंट? ए का मान। ठीक, यानी ये किसका मान होगा? ए का मान। और जो हमारा रेडियस क्या होगा? ये जो हमारा एटम है, ये जो कोने पर जो एटम है इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आर का मान होगा। क्या होगा स्टूडेंट? आर का मान होगा। ठीक, ये किसका मान होगा? आर का। तो हमको इसके एज लेंथ ए और इसके आर के बीच हमको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट? रिलेशन। तो हम लोगों ने देखा कि कैसा रिलेशन इसमें निकलेगा। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एकदम जूम करेंगे, यानी जब इसको हम लोग जूम करेंगे, यानी इसको चित्र से मदद से देख लेते हैं। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। ठीक, इसको जब हम लोग ऐसे जूम करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, अगर मैं इसका सेंटर मान लूं, ठीक, मैं इन सभी एटम्स का सेंटर मान लूं। अगर मैं इन सभी सेंटर इनका क्या मान लूं, ये सेंटर हो गया। यदि मान लीजिए ये सब सेंटर हो गया, ठीक, तो देखेंगे क्या होगा कि इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा? ए। ठीक, और हम लोग जानते हैं इसका रेडियस कितना होता है? आर। कितना होता है स्टूडेंट? आर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ए और आर के बीच जब संबंध देखेंगे तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा। ठीक, और ये भी आर होगा। ठीक, तो ऐसे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि हम जब निकाल रहे हैं तो ए इज इक्वल टू हमारा आर प्लस आर आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू आर प्लस आर। ठीक, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2r। यही हमारा रिलेशन निकल गया कि एज लेंथ ए और रेडियस आर में रिलेशन। ठीक, तो हमारा क्या रिलेशन निकला? ए इज इक्वल टू 2r। ठीक, तो ये हमारा हो गया सेकेंड एनालिसिस, यानी इसके एज लेंथ ए यानी कोर की लंबाई ए और एटम्स का त्रिज्या यानी परमाणु का त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है, यही होता है आपका संबंध। ठीक, तो हम लोग अगला एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अगला एनालिसिस क्या है स्टूडेंट आपका? तो चलिए देखते हैं अगला एनालिसिस क्या बनेगा। अगला एनालिसिस है वही बात करेंगे आपके पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए स्टूडेंट क्या होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता। तो पहले देख लेते हैं इसका डिफिनीशन क्या होगा। संकुलन क्षमता क्या होता है? जैसे देखिए, यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान के आयतन को, यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त करना ही संकुलन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, किसी यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त करना ही संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कोई बिस्किट होता है, बिस्किट का पैकेट होता है। ठीक, यदि मैं पैकेट को क्या मान लूँ? यूनिट सेल मान लूँ, और उसमें सभी जो बिस्किट है उसको मैं क्या मान लूँ? एटम्स मान लूँ। ठीक, यानी उस बिस्किट द्वारा उस प्लास्टिक में, यानी जो वो कवर है उसमें कितना स्थान घेरा गया है, यानी उस बिस्किट द्वारा उस प्लास्टिक के कवर में कितना स्थान घेरा गया है, यदि मैं उसको परसेंटेज में व्यक्त कर दूं तो वही हमारा क्या कहलाएगा? संकुलन क्षमता। उसी प्रकार क्या होगा, किसी यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त करना ही संकुलन क्षमता कहलाता है। या प्रतिशत में भी नहीं बोल सकते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं कि उसके स्थान को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें देखिए स्टूडेंट कि इस वाले यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में हम लोग देख रहे हैं परमाणुओं द्वारा ये घेरा गया कुछ स्थान का आयतन है, यानी कुछ तो स्थान इसमें घेरा गया है। ठीक, तो इसी को हम लोग को परसेंटेज में व्यक्त करना है। किसमें स्टूडेंट? परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे व्यक्त करेंगे। तो पहले इसका हम लोग जब फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला हमारा कैसे बनेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा स्टूडेंट? वॉल्यूम occupied by atoms, यानी परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन, अपान
ठीक, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिट सेल में देख रहे हैं परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान का। ठीक, वही नहीं देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, यानी परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन तथा यूनिट सेल का आयतन। ठीक, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल में परमाणु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या व्यक्त प्रतिशत में व्यक्त करना ही संकुलन क्षमता कहलाता है। और प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 100 से। किससे, 100 से। यही आपका बन गया संकुलन क्षमता का फार्मूला। क्या बन गया स्टूडेंट, यही आपका संकुलन क्षमता का क्या बन गया, फार्मूला। ठीक, इसी से हम लोग क्या करेंगे, संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है। ठीक, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। इनमें पहले देखिए कि कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने आते हैं स्टूडेंट, 1। कितने आते हैं, 1। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, यानी हम लोग जानते हैं इसमें एटम्स जो होते हैं, एटम का जो संख्या है वो कितना है, 1। कितना स्टूडेंट, 1। ठीक, एटम संख्या 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जेड बराबर जब 1 है इसमें, तो हम लोग इसका आयतन जानते हैं, गोला, जो एटम होता है वो गोला होता है। ठीक, गोले की तरह होता है। ठीक, तो हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। इसका आयतन क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जी हाँ, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका तो आयतन निकल गया। और कितने एटम्स है इसमें स्टूडेंट, 1। ठीक, तो हमारा क्या निकलेगा, आप इधर देखिए। अब हम जानते हैं यूनिट सेल का वॉल्यूम देखेंगे, यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल हम लोग जानते हैं एक घन की तरह बनता है, कैसा, एक क्यूब की तरह। तो क्यूब का आयतन हम लोग जानते हैं अगर ए क्यूब, क्योंकि मैंने इसका एज लेंथ क्या माना है, ए माना है। ठीक, तो क्या होगा, इसका ए क्यूब होगा। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन आसानी से। पैकिंग फ्रैक्शन वाला जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, हम लोग जानते हैं कितना स्थान घेरा गया है, पाई आर क्यूब। अपान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किसका आयतन, ए क्यूब, यानी किसका आयतन, यूनिट सेल का आयतन। ठीक, अब हम लोग क्या लगा देते हैं, 100। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं A = 2R होता है। हम लोगों ने संबंध निकाला, एज लेंथ A और R के बीच संबंध निकाला, तो A = 2R आया। ठीक, तो चलिए इसको रखते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपान, ए का मान जब रखेंगे 2R तो ये हो जाएगा 8R क्यूब। ये R क्यूब कट गया, 4 2 जा हो गया 8, यानी 100 था, 100 लगा दीजिए। तो हम लोग देखेंगे हमारा यहाँ से जब वैल्यू हल करेंगे तो हमारा आएगा π/6 × 100। क्या आएगा स्टूडेंट, π/6 × 100, जो कि इसको हम लोग को सॉल्व करने पर आएगा 52% के आसपास आता है वैल्यू। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। ठीक, उतना ही वैल्यू आता है जब आप रखेंगे पाई का मान 22/7। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है इसमें संकुलन क्षमता कितना होता है स्टूडेंट, संकुलन क्षमता होता है आपका 52%। कितना होता है, 52%। ठीक, इसका संकुलन क्षमता भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले एनालिसिस के बारे में, यानी नेक्स्ट एनालिसिस क्या होगा अब इसका। अब अगला एनालिसिस रहेगा आपका डेंसिटी। क्या रहेगा स्टूडेंट, डेंसिटी। अब हम लोग बात करेंगे इसके डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी। अब हम लोग जानते हैं डेंसिटी = मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है स्टूडेंट, मास अपान वॉल्यूम। ठीक, तो पहले चलिए मास निकाल लेते हैं। ठीक, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम तो पता है यूनिट सेल का, ए क्यूब। पहले तो मास पता कर लेते हैं। तो मास हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, तो जब मास निकालेंगे तो आएगा पहले लेट माना। ठीक, लेट एन एलिमेंट मास इज m ग्राम। मैं मान ले रहा हूं कि एक तत्व का जो द्रव्यमान है कितना स्टूडेंट, m ग्राम है। कितना है, m ग्राम। ठीक, अब हम जानते हैं कि उस एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। अब मान ले रहे हैं कि एक एलिमेंट में उसका जो मास है m ग्राम है, और उस एलिमेंट में जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो कितने, Na एटम्स है। कितने एटम्स है, Na एटम। Na एटम्स मीन्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि लेट Na एटम्स प्रेजेंट इन
n एलिमेंट यानी n परमाणु उपस्थित है किसमें, एक तत्व में। ठीक, तो यानी इसका हम लोगों ने एक तत्व का मास तो यम ग्राम बताया है, यम ग्राम। ठीक, और इसमें कितने एटम्स है स्टूडेंट, n एटम्स। तो जब n एटम्स है तो यदि मैं n को लिख सकता हूँ 1 इंटू Na एटम्स लिख सकता हूँ। ठीक, Na एटम्स। ठीक, n एटम्स इज इक्वल टू कितना मेरा हो जाएगा, m ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारा क्या होगा, जब हम यहाँ 1 एटम का जब मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 एटम, तो जब 1 एटम का जब मास निकालेंगे, जब 1 एटम का मास निकालेंगे तो इस n को कहाँ भेज देंगे, नीचे। कहाँ भेज देंगे स्टूडेंट, नीचे। यानी 1 एटम का जब मास निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यम ग्राम अपान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, Na। ठीक, Na समझा, यानी हमने एक का निकाल लिया, यानी एक परमाणु का मास निकाल लिया, एक परमाणु का मास निकाल लिया, यही इतना आएगा। ठीक, अब हमने एक परमाणु का मास निकाल लिया तो फिर यदि हम मान लेंगे कि माना किसी यूनिट सेल में Z परमाणु है। ठीक, अगर हम मान ले रहे हैं कि किसी यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं, Z परमाणु हैं। ठीक, तो क्या हो गया, अगर हम लोग मानेंगे कि लेट बी ठीक, Z एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, जब तब क्या होगा, तब इसका मास कितना होगा, Z परमाणु का मास कितना होगा, तो मास ऑफ Z एटम्स कितना होगा स्टूडेंट, जब एक परमाणु का मास है आपका m ग्राम बाई Na, तो Z परमाणु का मास कितना होगा, Z इंटू m बाई Na। कितना होगा स्टूडेंट, Z गुणे m बाई Na। जी हाँ। ठीक, तो हमारा निकल गया Z परमाणु का मास निकल गया। ठीक, अब हम लोग को निकालना है क्या, डेंसिटी। तो चलिए निकाल लेते हैं आसानी से डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी क्या होगा, अब आपका डेंसिटी जब हम लोग निकालेंगे तो डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं, डेंसिटी यानी D इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास। ठीक, तो मास हम लोगों ने निकाल लिया Z परमाणु का, तो जब मास लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, Z इंटू m बाई Na। क्या आएगा, Z इंटू m बाई Na, कितना आ गया। अब इसके बटा में क्या रहता है, यानी अपान में क्या रहता है, वैल्यूम। क्या रहता है स्टूडेंट, वैल्यूम। क्या रहता है, वैल्यूम। हाँ, तो वैल्यूम क्या होता है इसका, यूनिट सेल का आप लोग जानते हैं आसानी से, यानी AQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AQ। यही आपका निकल गया स्टूडेंट डेंसिटी। क्या निकल गया स्टूडेंट, डेंसिटी। यानी आपका जो डेंसिटी है आपका क्या हो गया, निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट, अगर हम लोग को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डेंसिटी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे Z बराबर 1 और A इज इक्वल टू 2R। ठीक, अगर हम लोग को सिंपल के लिए निकालना है, ऐसे अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग डेंसिटी निकालते हैं। ठीक, तो बस अलग अलग लिख लेंगे। क्या, अगर मैं फेस सेंटर लूंगा तो वहाँ Z का मान दूसरा रहेगा और A का जो संबंध यानी जो रिलेशन आएगा वो अलग रहेगा। ठीक, बकिया जो ऐसा वैल्यू है सब सेम रहेगा। यानी हर यूनिट सेल के लिए ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है सेम रहेगा, बस चेंज होगा तो किसका मान चेंज होगा, Z का मान चेंज होगा और A और R का मान चेंज हो सकता है। ठीक, और बकिया क्या रहेगा आपका, सब सेम रहेगा। यानी हम लोग जब फेस सेंटर के लिए निकालेंगे तब पर भी देखेंगे, और जब बॉडी सेंटर के लिए निकालेंगे तब पर भी, और इंड सेंटर के लिए निकालेंगे तब पर भी। तो हम लोगों ने एनालिसिस के बारे में बात कर लिया, अपने चौथा एनालिसिस के बारे में जो कि डेंसिटी था। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस के बारे में, और ये आपका लास्ट एनालिसिस रहेगा जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक संख्या। जी हाँ, तो चलिए उपसहसंयोजक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। उपसहसंयोजक संख्या पहले क्या होता है,
ठीक, यानी वह यूनिट सेल में यदि हम किसी यूनिट सेल में एक परमाणु उसके बीच में रखें तो उसको कितने परमाणु टच कर रहे हैं, यानी उसके नियर अबाउट कितने परमाणु हैं, उसी का संख्या ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे ही यदि मान लीजिए कि मैं एक परमाणु यहाँ पे कहीं रख रहा हूँ, ठीक, तो इसको टच करने के लिए, यानी मान लीजिए मैं यहीं पर कहीं एक परमाणु एडजस्ट किया, ठीक, तो इसको देखेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो कितने परमाणु टच करेंगे, 6 परमाणु टच करेंगे। इसको कितने परमाणु टच करेंगे स्टूडेंट, 6 परमाणु, ठीक, यानी देखेंगे यहाँ पर भी रखेंगे तो इसको कितने परमाणु टच करेंगे स्टूडेंट, 6 परमाणु टच करेंगे। देखेंगे जब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है, जब इसको जूम करके इसको 3D में देखा जाएगा तो इसमें देखेंगे कि एक परमाणु से कितने परमाणु टच करते हैं, 6 परमाणु, यानी वही टचिंग परमाणु, यानी नंबर ऑफ टचिंग एटम्स को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जितने एटम्स एक एटम से टच करते हैं, यानी नेबर में, यानी जो पड़ोसी के एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से टच करते हैं, जितने एटम्स, वही उसी का संख्या यानी उसी का नंबर ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो इसमें इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे एक एटम है, ठीक, एक एटम ऐसे है, ठीक, इसको टच करने वाले स्टूडेंट कम से कम 6 परमाणु रहते हैं। कितने परमाणु, 6, यानी इसको 6 परमाणु आपस में टच करेंगे, यानी यही जो आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने परमाणु टच कर रहे हैं इसको, 6, तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट, 6। ठीक, समझ में आया इतना। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर लिया अपने लास्ट एनालिसिस के बारे में भी, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के बारे में, जो कि आपका होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होगा स्टूडेंट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये जितना एनालिसिस हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में किया, उतना ही एनालिसिस हम लोग बात करेंगे आपके बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। ठीक, उसके बारे में भी एक एक करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स, पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, एज लेंथ ए एंड रेडियस आर में संबंध सब देखेंगे उसी के बारे में भी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।